अगर दोस्त इस दुनिया में किसी को हम सच्चा मित्र अपना दोस्त कह सकते हैं तो वो है दोस्त यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ दोस्त, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था, आज उसको रसिया कहा जाता है। बेसिकली दोस्त आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत और रूस के संबंध, इंडिया और रसिया के संबंध। इससे पहले दोस्त हमने भारत और अमेरिका के संबंध को देख लिया है। ये सेकंड चैप्टर का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का दोस्त स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे दोस्त। इस टाइम रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ दोस्तों भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे हमने अमेरिका के दोस्तों संबंध को देखा था कि पहले हमने शीत युद्ध के दौरान देखा, उसके बाद हमने शीत युद्ध के बाद यानी कि आफ्टर द कोल्ड वार, तो दोनों टाइम जो रिलेशंस थे वो अलग अलग था। अमेरिका की दोस्तों सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ काफ़ी ख़राब थे, लेकिन जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो हमारे रिलेशन उसके साथ अच्छे हो गए अमेरिका के साथ। लेकिन जब ये कंडीशन हम रूस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम यूएसएसआर इसका नाम हुआ करता था, उसके रिलेशन हमारे साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे। लेकिन जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो रूस के हमारे साथ रिलेशंस कभी कभार दोस्तों बीच में अप्स डाउन आते रहे, यानी कि संबंध बिगड़ते भी रहे हैं हमारे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन के साथ, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं उस रूस की जो दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री है दोस्त। इसको यूरेशिया कहा जाता है क्योंकि ये एशिया और यूरोप दोनों में ही कॉन्टिनेंट में आता है, इसलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है। तो जनसंख्या के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, आप कह सकते हो कि वो रशियन लैंग्वेज और एक नेटिव रशियन है ना, जो रशियन में ही रहने वाली है वो। तो मेनली दोस्तों ये दोनों तरफ यानी कि एशिया और यूरोप दोनों में ये स्प्रेड है। रूस भारत का दोस्तों एक परंपरागत और बहुत गहरा मित्र है। आप हम तो डंके की चोट पे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर यूएसएसआर एक ऐसा कंट्री हुआ जिसने भारत का अब कितनी भी मुसीबत हो उसने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया दोस्त। तीव्र आर्थिक एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में इसने हमारा बहुत बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया है। और रूस के अंदर एक दलीय व्यवस्था जिसको हम यूएसएसआर कह रहे हैं, वहाँ पे फर्स्ट यानी कि दुनिया में कह सकते हो कि फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे कम्युनिज्म आया, साम्यवाद आया। और इस तरीके से वहाँ पे क्या हुआ दोस्त, साम्यवादी कंट्री के रूप में एक कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पे सरकार बनी 1917 के अंदर। अब यहाँ पे स्टोलिन जो कि भारत से दोस्त नफरत करने लग चुका था, इसका ये कहना था कि जो समाजवाद के साथ नहीं है वो पूंजीवादी है। और यूएसएसआर पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के पूरा खिलाफ था। इसलिए स्टोलिन क्या कहता था कि भारत जो है वो एक पूंजीवादी देश है, इसलिए भारत हमारे लिए नहीं है। तो स्टोलिन दोस्तों भारत और जवाहरलाल नेहरू को एक पूंजीवादी का समर्थक कह दिया। और दोस्तों इस तरीके से स्टोलिन और जवाहरलाल नेहरू के स्टार्टिंग के जो रिलेशंस थे वो ख़राब रहे थे। वो तो दोस्त जब हम आज़ाद हुए तो जाके समझ में आया यूएसएसआर को, वाह भाई भारत बहुत अच्छा कर रहा है यार। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी जो पॉलिसी अपनाई थी वो कहीं ना कहीं तो समाजवादी की थी, सोशलिज्म की थी। और सोशलिज्म रसिया यानी यूएसएसआर सपोर्ट करता था। तो इस तरीके से हमारे जो संबंध थे वो गहरे हो गए। और दोस्त आपको पता है कि नेहरू जी काफ़ी प्रभावित थे ये खुद यूएसएसआर के। यूएसएसआर दोस्तों जाने के बाद हमारे रिलेशंस वहाँ पे सही बने। तो टॉपिक को दोस्त हम उस तरीके से ही समझेंगे जैसे हमने अमेरिका को समझा था, शीत युद्ध के दौरान के रिलेशन और शीत युद्ध के बाद के रिलेशंस। अब हम बात करते हैं पहले भारत और यूएसएसआर के साथ। अमेरिका का दोस्तों को नाम तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे रूस के कंडीशन में नाम अलग है। यहाँ पे 1991 से पहले जिस रूस की दोस्त हम बात कर रहे हैं उसको यूएसएसआर कहा जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, जो कि दोस्तों टोटल 15 राज्यों को मिला के बना हुआ था। अब हुआ ये, जब हम रिलेशंस की बात करेंगे रसिया के साथ तो हम पहले बताएंगे शीत युद्ध के दौरान भारत और यूएसएसआर के संबंध। क्योंकि दोस्त वही यूएसएसआर जिसको मिला के यानी कि दोस्त कह सकते हो कि 15 राज्य मिला के बने हुए थे। अब इन 15 राज्य में से एक सबसे बड़ा राज्य जिसको रूस कहा गया। तो इस तरीके से जब हम 1991 से पहले की बात करेंगे तो इंडिया और यूएसएसआर के साथ रिलेशंस की बात करेंगे हम। और जब 1991 की बात करेंगे, जब दोस्त 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, देन जो इसमें 15 राज्य थे तो सबके सब अलग हो गए। और उसके बाद दोस्तों बाल्टिक राज्य बन गए, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये अलग 3 राज्य बन गए जो तीनों अलग अलग देश बन गए, ठीक है। एंड जो अलग अलग जो देश 12 राज्य बचे इसमें अलग अलग उन्होंने अपना एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया। तो इस तरीके से सोवियत संघ पूरा टूट गया। और देखते हैं दोस्त रिलेशंस जो हमारे हैं वो जब शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम के रिलेशंस हमारे अलग थे इसके साथ, क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन जब 1990 में सोवियत संघ टूट गया तो उस टाइम के बाद यानी कि 1991 के बाद हमारे जो रिलेशंस हुए वो अलग हो गए।
तो हमें मेनली जो कवर करना है पॉइंट, वो शीत युद्ध के दौरान भारत के रिलेशन कैसे थे यूएसएसआर के साथ, ठीक है, एंड शीत युद्ध के बाद भारत के रिलेशंस कैसे थे। देन दोस्तों हमारा एक आंसर सॉलिड बन पाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उस दौर की जब शीत युद्ध चल रहा था, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्त कि ये यूएसएसआर, मैं क्यों ना दोस्त पहले आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यूएसएसआर जो है सोवियत यानी कि सोवियत समाजवादी रूसी संघ कहते हैं इसको, या रूसी गणराज्य भी कह सकते हो। दोस्त 1917 के अंदर रूस के अंदर क्रांति हुई जिसको रूसी क्रांति कहा जाता है, और इस क्रांति के अंदर रूस के अंदर पहली बार साम्यवादी सरकार आई। साम्यवादी मतलब कम्युनिज्म, जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी की सरकार होती है। किसकी? एक पार्टी की सरकार होती है, और इस एक पार्टी की सरकार का जो नाम था वो था कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। और ये दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जो पूरे रसिया पे यानी कि उस टाइम के नाम के अकॉर्डिंग यूएसएसआर पे शासन कर रही थी। और दोस्तों जो इंसान था यानी कि जो बंदा था वो था लेनिन। लेनिन दोस्तों आप कह सकते हो कि रसिया का सबसे क्रांतिकारी नेता था, और इस तरीके से लेनिन ने ही इस पूरे रूसी क्रांति को सफल करवाया, और फाइनली रसिया के अंदर साम्यवादी व्यवस्था आई। और रसिया यानी कि जब भी दोस्तों मैं रसिया बोल रहा हूँ समझ जाना मैं यूएसएसआर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्त 1991 के पहले की बात है ये, ठीक है। तो इस टाइम जाके फाइनली एक कंट्री जो कि फुल्ली तरीके से जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी साम्यवाद की वो आ गई। और जब ये विचारधारा आएगी तो उस देश के अंदर सभी कुछ सरकार के हाथ में आ जाएगी, यानी कि दोस्त पब्लिक सेक्टर, अब बैंक, इंडस्ट्री, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि समाजवाद क्या होता है और पूंजीवाद क्या होता है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से रसिया यानी कि यूएसएसआर क्या बन गया? एक सोशलिज्म कंट्री बन गया। और यहाँ पे समाजवाद आ जाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका के दोस्त जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, कनाडा, ये सब घबरा गए। उनको ये लगा कि अगर यहाँ पे एक न्यू आइडियोलॉजी आ गई है जो कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होने वाली है, तो अगर ये आइडियोलॉजी दुनिया भर में फैल गई तो हमारा क्या होगा? क्योंकि अमेरिका कैपिटलिज्म का सपोर्ट करता है जो कि प्राइवेट हाथ, वो तो दोस्त वो ये कहता है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ हो ही ना, बस गवर्नमेंट लोगों की सुरक्षा करे, लोगों की देखभाल करे, बस बाकी लोग अपना खुद ही काम कर लेंगे सारा। तो एक ठीक अपोजिट आइडियोलॉजी थी, वो प्राइवेट सेक्टर की बात करता है अमेरिका, और ये पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता है। दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो इसी वजह से अमेरिका की दोस्तों जो दुश्मनी है यूएसएसआर के साथ वो 1917 से ही स्टार्ट हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि शीत युद्ध की स्टार्टिंग 1945 से हुई है, 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। लेकिन जो वास्तव में जो शीत युद्ध की स्टार्टिंग है वो 1917 में ही हो गई थी, जब दुनिया के अंदर एक नई विचारधारा, एक नई आइडियोलॉजी आई थी। तो इस तरीके से अमेरिका और सोवियत संघ के जो बीच की जो दुश्मनी है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दिखी, लेकिन बीच में ही यानी कह सकते हो कि 1917 के बाद से ही उन दोनों के बीच में दोस्त अंदर ही अंदर कैसे ज्वालामुखी बनते जा रही थी, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड 1945 के बाद फट गई। और इसी को कहा गया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो घटना घटी कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध, जो कि 1991 तक घटी घटना। और इस तरह के दोस्त जब हम भारत की संबंध की बात करते हैं 1945 से लेकर 1991 के बीच में जब शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध खत्म ही जब हुआ जब सोवियत संघ टूट गया। तो सोवियत संघ के विघटन तक का रिलेशन समझेंगे जिसको शीत युद्ध तक संबंध बताया गया है, और शीत युद्ध के बाद यानी कि 1991 के बाद का रिलेशन समझेंगे हम। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 1953 के अंदर दोस्त निकिता क्रुश्चेव ये बनते हैं राष्ट्रपति। कहाँ के हैं दोस्त? ये बन जाते हैं यानी कि पूरा शासन रसिया का इनके हाथ में आ जाता है। और इनके हाथ में आ जाने के बाद दोस्तों भारत पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक नहीं है, और ये इस बात को अच्छे से समझ गए थे। अभी तक क्या था दोस्त, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टोलिन के द्वारा ये एक भ्रम फैला दिया गया कि भारत जो है वो एक पूंजीवादी कंट्री है और अमेरिका का सपोर्टर है। इसलिए इस चीज़ को दूर करने का काम निकिता क्रुश्चेव ने किया। क्रुश्चेव ने ये कह दिया कि भारत कोई पूंजीवादी कंट्री नहीं और ये अमेरिका का सपोर्टर नहीं है। अब इस तरह के जब ये बात कह दी गई तो दुनिया भर के अंदर अब ये लगने लग गया कि भारत तो भाई रसिया का सपोर्टर है यानी कि यूएसएसआर का सपोर्टर। दोस्त हमने डायरेक्ट तो नहीं कहा, और ये चीज़ तो साफ दिखती थी हमारी पॉलिसी के अंदर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू दोस्तों खुद एक सोशलिस्ट थे। उनकी सारी पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ करती थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा उनका फोकस हुआ करता था। दोस्तों भारत ने हमेशा अपने विदेश नीति के अंदर गुड निरपेक्ष रखा, और यूएसएसआर ने दोस्तों इसका सपोर्ट किया। यूएसएसआर ने कहा कि इंडिया जो गुड निरपेक्ष नॉन अलायंस मूवमेंट जो चला रहा है ये बिल्कुल सही है,
देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर भारत नो मूवमेंट नहीं चलाता तो अमेरिका ये कहता कि भाई तू मेरे पास आ जा, है। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हम कैसे आ सकते हैं, हम तो गुड पेस से कंट्री हैं, भारत के साथ जा नहीं सकते थे अमेरिका के साथ। भारत तो अपना न्यूट्रल रहता और दोस्तों पीछे पीछे ही हाथ मिला रखा था किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। दोस्त हमारा सच्चा मित्र भी है और बिल्कुल ये गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन ये सब दोस्त कह सकते हो कि जो अमेरिका का पाकिस्तान का साथ देना हमारे लिए खतरनाक था। तो हम तो किसी के पास जाएंगे ना यार, हमें तो डेवलपिंग कंट्रीज थे, ठीक है। कश्मीर के दोस्तों मुद्दे पे भारत का हमेशा समर्थन क्या है, यूएसएसआर ने, चाहे दोस्तों यूएनओ के मुद्दे पे हो चाहे कहीं पे भी मुद्दा हो, ठीक है। अब हुआ क्या, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रसिया परमानेंट मेंबर बन गया। इससे पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था तो दोस्त वो परमानेंट मेंबर हुआ करता था, बट दोनों परमानेंट मेंबर ही है, पहले भी थे और दोस्त अब भी, ठीक है। दोस्तों भारत में जो पब्लिक सेक्टर है उसकी स्थापना जैसे हुई, यानी कि मेनली जो पब्लिक सेक्टर पर जब जोड़ दिया गया तो यूएसएसआर समझ चुका था कि रसिया हमारा, यानी कि यूएसएसआर और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है ये बहुत गहरा है और बहुत लंबे समय तक चलने वाला है ये। और दोस्तों ये ऐसा ही हुआ क्योंकि 1991 तक हमने अपनी पॉलिसी में अमूल चूल चेंजेस किया हो, लेकिन हमारा जो पॉलिसी था टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल था और पब्लिक सेक्टर का था, कह सकते हो कि समाजवादी था। इसलिए यूएसएसआर 1991 तक दोस्त हमारा अच्छा रिलेशन रहा, बहुत अच्छे से इसके साथ रिलेशन रहा हमारा। फाइनली तो जब 1962 के अंदर इंडिया और चाइना के साथ जब वॉर हुआ तो सोवियत संघ ने चीन का दोस्तों समर्थन नहीं किया, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि चीन दोस्तों एक साम्यवादी कंट्री है और साम्यवादी कंट्री होने के नाते सोवियत संघ को चीन का सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन तो चीन का सपोर्ट सोवियत संघ ने बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट के साथ साथ एक ट्रेडिशनल फ्रेंड भी, तो इस तरह के सोवियत संघ ने किसका, भारत का साथ दिया इंडो चाइना वॉर के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, 1965 में आपको पता है कि जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ हमारा तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन, अरे शास्त्री जी हुआ करते थे। तो उस टाइम उस मुद्दे को शांत करवाने के लिए ताशकंद के अंदर जो कि यूएसएसआर में था उसमें बुलाया गया और दोस्त भारत के और पाकिस्तान के दोस्तों दोनों प्रतिनिधि वहाँ पे गए। वो दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि गए तो शास्त्री जी थे, लेकिन दोस्तों आए उनकी डेड बॉडी, यहाँ तक पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ दोस्तों, पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया, वो एक डिस्प्यूट का मुद्दा है। तो अमेरिका ने भारत पर हथियारों की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी। इसने कहा कि अगर यूएसएसआर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती है भारत की तो हम इस पर कोई हथियार या कोई भी हम इसकी हेल्प करेंगे ही नहीं। दोस्त इसके वजह से हमें लगा कि यार अमेरिका का हेल्प नहीं मिलेगा हमें, तो हम भी तो किसी के साथ जाएंगे। दोस्त हमारी नज़दीकियाँ यूएसएसआर के साथ बढ़ते चली गई। भारत को सोवियत संघ पर निर्भर होना पड़ा क्योंकि हमें डिपेंडेंसी कहीं तो चाहिए ना, क्योंकि उस टाइम डेवलपिंग कंट्रीज थे हमारे देश में दोस्त, इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम डिफेंस की चीज़ों के लिए हम यूएसएसआर पर डिपेंड हो गए, क्योंकि अमेरिका हम पे कह सकते हो कि बिल्कुल नज़रअंदाज करके वो टोटली पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गया था। दोस्त मधुर जो हमारे संबंध है वो सामरिक क्षेत्र में भी थे। सामरिक मतलब क्या होता है, हथियारों में, है ना, यानी कि सिक्योरिटी के मामलों में, ठीक है। दोस्त भारत और सोवियत संघ के बीच 1971 की संधि, जो शांति और मित्रता की संधि हुई थी, उस संधि के द्वारा दोस्त लगभग 20 सूत्रीय संधि थी, यानी कि डिफेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्पेस को लेकर, है ना, आर्ट एंड कल्चर को लेकर, काफ़ी सारे दोस्तों सेक्टर के अंदर हमारे लगभग 20 एग्रीमेंट हुए इसके साथ। और जब से हमारी ये कह सकते हो कि बहुत अच्छा फ्रेंडशिप यूएसएसआर और इंडिया का दुनिया भर को पता चल गया कि ये बहुत अच्छे मित्र हैं। दोस्त हम पे आरोप भी लगाया गया कि भारत तो एक नॉन अलायंस मूवमेंट का कंट्री है, तो ये कैसे किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। और इस आरोप को हमने इस तरीके से कह सकते हो कि इसका जवाब दिया कि क्यों नहीं कर सकते। दोस्त 1971 के टाइम पे जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था तो हम भी तो किसी का साथ चाहिए भाई। हमने ये नहीं कहा कि हम दोनों महाशक्तियों के गुट में शामिल नहीं होंगे तो किसी से हेल्प भी नहीं लेंगे। भाई तेरी से आइडियोलॉजी नहीं बनती है अमेरिका हमारी, तो हम रसिया से सपोर्ट लेंगे। फाइनली दोस्तों यूएसएसआर ने हमारा सपोर्ट भी किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जो सोवियत संघ ने जब 1971 का युद्ध चल रहा था तो खुफिया जो सूचनाएं वगैरह इन्फॉर्मेशन ये हमें ला के दी, और यूएनओ के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसने भारत का समर्थन किया कि भारत को भी एक परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए। लेकिन दो चीन इसके ऊपर हमेशा से अड़ंगा लगाता रहता है, वीटो कर देता है। 1971 के दौरान दोस्तों अमेरिका और चीन पाकिस्तान के बीच एक सामरिक त्रिकोण बन गया, क्योंकि आपको पता है कि 1971 में होता क्या दोस्तों, अमेरिका चीन की हेल्प करने लग चुका था। अब ऐसा टाइम आ चुका था 70 का जो डिकेट्स था उसके, जब अमेरिका ने दोस्तों आपको पता है जब चीन ने 1978 के अंदर
ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। इसके तहत उसने दुनिया भर के कंपनीज़ को ये कहा कि भारत में आके ट्रेड कर सकते हो, हम भी एक उदारवादी कंट्री है। और इसके तहत अब अमेरिका को ये लगा कि चीन के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए। तो दोस्त स्टार्टिंग से ही जो 70 का डिकेड था, अब अमेरिका चीन के साथ अपने रिलेशन को सुधारना चाहता था। तो चीन को अमेरिका हथियार देता, दोस्त ये हथियार चीन पाकिस्तान को दे देता। अब दोस्तों ये पाकिस्तान हथियार किस पे, भारत पे अटैक करने के लिए प्रयोग करता। यही दोस्तों सबसे बड़ा खतरा हमारा बनता जा रहा था। लेकिन हम भी भाई, सोवियत संघ हमारा अच्छा फ्रेंडशिप भाई बहुत अच्छा से चल रहा था हमारा। फाइनली दोस्त जब 1971 में जब इलेक्शन हुए, तो 1971 के इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी लगभग 352 सीट के साथ जीत गई। और बहुत मेजोरिटी के साथ जब जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने भी उन पॉलिसी को अपनाया जो कि एक सोशलिस्ट पॉलिसी है, कह सकते हो समाजवादी नीति है, जो कि सरकार के द्वारा किया गया। और इससे यूएसएसआर खुश हो गया। जहाँ पे भी सरकार अपने हाथों में कोई काम लेगी, समझ लो वहाँ पे समाजवादी आ रही है। और समाजवादी साम्यवादी यानी कि कह सकते हो कि यूएसएसआर इन सब चीज़ों से खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी यही थी कि दुनिया समाजवादी अडॉप्ट करे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, साम्यवादी कार्यक्रम चलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा, समाज में समानता लाना, महिलाओं और पुरुषों में इक्वलिटी की बात करना, गरीबी हटाओ की बात करना। तो ये सब समाजवादी की एक फीचर्स है। यूएसएसआर खुश हो गया भाई। तो ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी कह सकते हो आप, जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। दोस्त इंदिरा गांधी जी के पापा नेहरू जी भी इसी से प्रेरित थे भाई। हुआ ये कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आपको दोस्त पता होना चाहिए, ऐसे लगभग दोस्त 14 बैंक इस टाइम जिनको राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि उनके ऊपर अभी प्राइवेट हाथ हुआ करता था, अब उसको राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब इसके बाद उनका जो शेयर है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। नेक्स्ट जो पीरी प्रेस को ख़त्म कर दिया गया। भारत जब आज़ाद हुआ था तो दोस्त जितने भी हमारे राजा महाराजा हुआ करते हैं रजवाड़ों के, प्रिंसली स्टेट के, अब उनको इंडिया में शामिल करवाने के लिए नेहरू जी को ये कहा कि हम तुम्हें पेंशन देंगे। अब ये पेंशन पैसे के रूप में होगा दोस्तों, घर गाड़ी घोड़ा बंगला के रूप में होगा। लेकिन जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उनको ये लगा कि भाई ये क्यों मिलना चाहिए, ये राजा महाराजा दोस्त संसद के अंदर इंदिरा गांधी पास नहीं करवा सकती थी। इंदिरा गांधी को पता था पास मतलब बिल पास नहीं करवा सकती थी कि पीरी प्रेस खत्म किया जाए। ये पेंशन पीरी प्रेस के नाम से जो महाराजाओं को मिलता है, इंदिरा गांधी कैसे खत्म करवा दी, क्योंकि संसद के अंदर दोस्त वही राजा महाराजा लोग बैठे हुए पड़े। इंदिरा गांधी दोस्तों एक अध्यादेश पास किया और पीरी प्रेस को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी दोस्तों इस वजह से आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। पीरी प्रेस क्योंकि समाज में ये इनइक्वालिटी की बात करता है, एक राजा महाराजाओं को पेंशन देना, उनको स्पेशल फैसिलिटी देना, तो इस वजह से इसको जब ख़त्म कर दिया गया, समाज में दोस्त समाज के नेता बन गए इंदिरा गांधी। तो यार घरेलू दोस्तों नीतियों का समाजवादी पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया और इससे यूएसएसआर और जो इंडिया के रिलेशन से बहुत ज़्यादा दोस्तों कह सकते हो कि मजबूत होते चले गए और हमारे रिलेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर थे। दोस्त एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, ये इतने संबंध हमारे गहरे हो चुके थे इंडिया और यूएसएसआर के बीच में। जब भारत ने दोस्तों आपातकाल लागू किया तो यूएसएसआर ने उसका सपोर्ट किया, बोला ही नहीं दोस्तों ये गलत है। सिक्किम का जब दोस्तों भारत में विलय किया गया तो इसका भी उसने सपोर्ट किया। जब 1974 के अंदर जब भारत ने परमाणु टेस्ट किया राजस्थान के पोखरण के अंदर, दोस्त आपको पता होना चाहिए ये, जब हमने टेस्ट किया तो 1974 को दोस्त 18 मई का दिन था उस दिन, उस टेस्ट का भी इसने समर्थन किया। ध्यान रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यूएसएसआर ने भारत के परमाणु टेस्ट जो हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, इसने उसका सपोर्ट किया है। किसने? यूएसएसआर ने। दोस्त मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि दोस्त 1998 में जब हमने टेस्ट किया था दोस्त, उस टाइम यूएसएसआर नहीं था, उस टाइम मेरे दोस्त रसिया था। और रसिया ने 1998 का जो हमने टेस्ट किया था उसने इसका अपोज किया था, विरोध किया था रसिया ने। ध्यान रखना। तो यहाँ पे यूएसएसआर ने क्या किया, 1974 के टाइम पे जो हुआ था, जो कि दोस्तों हम फेल हो गए थे इस वाले टेस्ट के अंदर, बट इसने हमारा सपोर्ट किया था। तो इस भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक सहयोगी है वह यूएसएसआर बना हुआ था। लगभग दोस्तों आप कह सकते हो कि भारत के बीच में जो ट्रेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर चाहिए, और रूस का संबंध भारत से यानी कि जो यूएसएसआर है उसका संबंध भारत से इतना अच्छा था कि दोस्त की जो यूएसएसआर की जो करेंसी है रूबल और भारत की जो करेंसी है रुपया, दोस्त इन दोनों के बीच में ट्रेड हुआ करता था। यूएसएसआर ने ये कहा कि डॉलर नहीं है चलेगा, हम दोनों ट्रेड करेंगे आपस में रुपये और रूबल के बीच में। वाह भाई मज़ा आ गया। तो इससे अच्छा हमारे लिए दोस्तों और क्या हो सकता था। तो इस वजह से हमारे संबंध इतने अच्छे हो चुके थे यूएसएसआर के साथ। दोस्त 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, दोस्त भारत ने इसका अपोज नहीं किया, लेकिन खुल के नहीं बोला इसको। ठीक, जैसे कि आज जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो हमने ये नहीं कहा है कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक करे गलत किया है,
है ना। तो उस टाइम में दोस्तों हम शांत रहे थे, बिल्कुल न्यूट्रल रहे थे, तो हमने इसका अपोज बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है। तो इस भारत हथियारों की आपूर्ति के लिए सोवियत संघ पे ही डिपेंड था। आज भी दोस्त 70 to 80% हमारे जो डिफेंस के टूल्स है वो आज भी दोस्त हम रसिया से ही लेते हैं, बट आज हम उससे थोड़ा कम करके आज दोस्तों से फ्रांस हो गया, रफाल है ना, एंड अमेरिका हो गया दोस्त, उससे मंगवाते हैं हम। तो आज हमारे कुछ रिलेशंस अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से थोड़े बेटर हो गए हैं दोस्त एज कम्पेयर टू रसिया, ठीक है। 1991 में हुआ क्या, सोवियत संघ के दोस्तों विघटन हो जाने के बाद अब रूस के साथ जो हमारे नए जो संबंध थे उसका विकास हुआ, क्योंकि यूएसएसआर टूट गया और फाइनली दोस्तों क्या बनकर आया, अब रसिया बनकर आया। तो हमारे जो रिलेशंस थे यूएसएसआर के साथ, उसके साथ के जो रिलेशंस थे यूएसएसआर के साथ, उसमें चेंजेस आया, और रसिया के साथ दोस्तों जो हमारे रिलेशंस है उसमें कह सकते हो कि आमूल चूल परिवर्तन आ गए। क्या क्या परिवर्तन आए अब हम देखने वाले हैं। शीत युद्ध के बाद के भारत के संबंध, अभी तक दोस्तों हमने जो देखा वो शीत युद्ध के जब चल रहा था उस टाइम का संबंध था, और सही से सब कुछ चल रहा था हमारा दोस्त, बहुत अच्छे संबंध थे, एक अच्छा मित्र था हमारा। लेकिन दोस्तों हुआ ये, आपको पता होना चाहिए कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन दोस्त, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं दोस्त, ये टूट गया। क्योंकि दोस्त 1988 के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव नामक यहाँ के एक बंदा जो था वो बन गया राष्ट्रपति, और इसके राष्ट्रपति बन जाने के बाद, मिखाइल गोर्बाचेव के दोस्तों राष्ट्रपति बन जाने के बाद यहाँ पे ऐसी पॉलिसी लेकर आई गई जिससे कि समाजवादी ना होकर प्राइवेट सेक्टर यानी पूंजीवाद की पॉलिसी ला दी गई। कैसे तो खुलापन कर दिया गया, कोई भी फैक्ट्री आ सकती है, इंडस्ट्री लग सकती है, जो भी दोस्तों पब्लिक सेक्टर में था, जो गवर्नमेंट के हाथ में था, उसको प्राइवेट कर दिया गया। औने पौने दोस्तों दामों पे उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया, जो गवर्नमेंट के हाथ में था। सोचो जरा, इसको दोस्तों इतिहास के सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है, जब औने पौने दाम, कूड़े के दाम पर दोस्तों सारे इंडस्ट्री को, बैंकों को दिवालिया कर दिया गया दोस्तों, बेच डाला गया। तो इस तरह के दोस्त जब ये सारी घटना हुई दोस्त, आपको पता है कि वहाँ पे जो सेंसरशिप लगा हुआ करता था, जितनी मीडिया वगैरह है, सेंसरशिप हटा लिया गया। इकोनॉमी का जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है उसका फिर से रिकन्स्ट्रक्शन किया गया, उसका पुनर्निर्माण किया गया, और वहाँ की इकोनॉमी को प्राइवेट करने पे जोर दी गई। किसके द्वारा दोस्त? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। तो अब तक जो 70 सालों से 1917 से दोस्तों जो चला आ रहा था, उसको मिखाइल गोर्बाचेव ने पूरा ही चेंज कर डाला। और ये चेंज इतना आनंद फानन में हुआ, इतनी जल्दबाजी में हुई कि वहाँ के जो कट्टरपंथी थे, जिनको आदत लगी हुई थी अभी तक समाजवाद की है, गवर्नमेंट कंट्रोल की दोस्त, वहाँ पे सभी को सरकारी हेल्प मिला करता था, ठीक है। चाहे बीमारी हो या दोस्त आप बुढ़ापे में या जवानी में, सब जगह सरकारी हेल्प मिलती थी। कह सकते हो कि नौकरी भी आपको सरकारी नौकरी ही लगती थी। वहाँ पे एक मौलिक अधिकार के रूप में लोगों को काम का अधिकार दिया जाता था। हमारे देश में क्या है दोस्तों, आप डिग्री ले लो, काम मिले ना मिले, बाढ़ में जाओ। वहाँ पे क्या था कि जैसे ही आपकी एज हो जाएगी दोस्तों काम की, वहाँ पे आपको काम का अधिकार था, आपको दोस्तों डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, देन फाइनली ये करो। लेकिन इसके वजह से वहाँ पे करप्शन हुआ दोस्त, दीमक की तरह वहाँ पे करप्शन पूरी सरकारी विभागों में लग चुकी थी, और एक ही करके दोस्त ये करप्शन पूरे देश को खाई जा रही थी। और इसका परिणाम दोस्त 1919 में आके दिखा। एक एक करके देशों को ये लगा कि हमारा देश बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। और उनके बाद हुआ यह कि दोस्त वहाँ पे आंदोलन होने स्टार्ट हो गए। तो फाइनली दोस्तों रसिया में, चेचन्या में, हंगरी, पोलैंड, कई दोस्तों ईस्ट यूरोपियन कंट्री जहाँ जहाँ वहाँ पे समाजवादी था, उन सभी को धक्का लगा और वहाँ पे आंदोलन होने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद एक एक करके सभी देशों ने सोच लिया, भाई अगर समाजवादी रहेंगे तो साले बर्बाद हो जाएंगे इस रसिया के चक्कर में। देखते देखते क्या हुआ, सभी ने अमेरिका के रुख वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपना दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिया। और दोस्त रसिया को भी, यानी यूएसएसआर को भी जब इसका विघटन हो गया, तो सभी एक एक जब टूट गए, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, सभी दोस्तों टूट गए। और एक एक करके देखते ही देखते अब दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री बचा जो यूएसएसआर से निकल के, कह सकते हो जैसे कि दोस्त मेरे पापा का मैं उत्तराधिकार हूँ। मान लो मेरे पापा के बिजनेस है ना, आप मान लो दोस्तों, तो उसको मैं संभालूंगा। वैसे ही जब यूएसएसआर टूट गया तो इसका जो सबसे बड़ा राज्य बना वो बना रसिया। तो यूएसएसआर का रसिया क्या बन गया? उत्तराधिकार बन गया, सक्सेसर बन गया। और इस तरीके से रसिया को जो भी यूएसएसआर की फैसिलिटी थी, दुनिया भर के अंदर जो भी जिस संगठन का हिस्सा हुआ करता था, ये यूएनओ का परमानेंट मेंबर हुआ करता था ये, तो वो सब कुछ रसिया को शिफ्ट कर दी गई, यानी कि सब कुछ अब रसिया को मिल गई। अब दोस्त बारी आती है रसिया के साथ भारत की संबंध की, यानी कि भारत और रूस संबंध शीत युद्ध के बाद। दोस्त 1991 के बाद विश्व भर में भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय व्यापार हुए। तो द्विपक्षीय मतलब, द्वि मतलब दो होता है, पक्षीय मतलब जब दोनों ही उस व्यापार के लिए एक पक्ष में हो, दोनों ही सहमत हो, इसको कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार, है ना, बिलेटरल ट्रेड।
दोस्त इस व्यापार के अंदर हुआ ये कि जो अब तक व्यापार चला करता था इंडियन करेंसी में और रूबल जो कि दोस्त रशियन करेंसी हुआ करती थी, अब उनमें व्यापार चला करता था। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, हमारे दोस्तों जो दिल की गहराई था, रूस हमारा बहुत यानी यूएसएसआर हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, अब वो दोस्तों उसका ब्रेकअप हो गया है ना। हमारी कह सकते हो कि जो हमारी अच्छे तरीके से उसके रिलेशन थे, अब उसका ब्रेकअप हो गया, अब उसने हमें धोखा दे दिया। अब तो धोखा देने के बाद पता आपको क्या मिलता है यार, जो अब तक चले आ रहे थे वो बिगड़ गया। जो रुपए और दोस्त रूबल में जो अभी तक ट्रेड हुआ करता था, रूस ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि इसने अब अमेरिका की तरफ रुख करना, वेस्टर्न कंट्री की तरफ रुख करना स्टार्ट कर दिया। रसिया दोस्तों इस टाइम उसकी हालत ख़राब थी, टूट कर नया बना हुआ था। इस टाइम शोक थेरेपी नामक एक ऐसी पॉलिसी चलाई गई जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो IMF है इनके द्वारा पॉलिसी लाई गई थी शोक थेरेपी नामक। इसको आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। इसका मतलब सिर्फ ये था कि आघात पहुंचा के उपचार करना। दोस्त पहले तो चोट दिया गया, पहले फुल दवा के मारी गई, उसके बाद दोस्तों वही देश अब इलाज करते हैं। किसका है? रसिया का। क्योंकि आपको पता है कि उसकी हालत उन वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से इसकी ख़राब हुई थी। दुनिया भर के अंदर दोस्त अब रसिया को अपना रिवाइव करना था, फिर से उसको उठना था। और देखते ही देखते दोस्तों हुआ ये कि रुपए और रूबल पे मना कर दिया रसिया ने। हमारे संबंध दोस्तों यहीं से ख़राब हो गए थे जब इसने मना किया था। अब डॉलर के द्वारा व्यापार होगा, क्योंकि इसके संबंध आप कह सकते हो कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी ये जुड़ना स्टार्ट हो गया था। दोस्त बोरिस येल्सिन जैसे ही 1991 में जब टूटा सोवियत यूनियन, तो वहाँ के नए जो राष्ट्रपति बने वो बने बोरिस येल्सिन। ये दोस्तों कह सकते हो कि उदारवादी विचारधारा कहते हैं, लोकतंत्र यहाँ पे आ गया, उदारवादी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे संबंध बिगड़ने स्टार्ट हो गए, सिविल वॉर होने स्टार्ट हो गए। दोस्त यहाँ पे आपातकाल लगाना पड़ गया। फाइनली दोस्त 1993 के अंदर यहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ गई। और एक एक करके देखने के बाद ही अब हुआ है कि बोरिस येल्सिन ने यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका के जो स्टेट है या जो अमेरिका की तरफ जितने कंट्रीज़ है उन सब के साथ इसने अपना जो संबंध है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो देखो शीत युद्ध के बाद विश्व में भारत भी एक आर्थिक सुधार और उदारीकरण की नीति अपनाना चाहता था। और हुआ ये कि जैसे सोवियत संघ टूटा तो हमको ये लगने लग गया था कि भाई सोवियत संघ के टूटने का मतलब समाजवाद की हार। और अब तक हमारे दोस्तों जो भी गवर्नमेंट थी 1991 तक, वो सब वही पॉलिसी लेकर आ रहे थे जो कि समाजवादी पॉलिसी थी, यानी कि स्टेट कंट्रोल। अब हमने क्या कर दिया 1991 में दोस्तों LPG की सिस्टम लेकर आ गया हमने, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारवादी लेकर आया, दरवाजे खोल दिए हमने, दुनिया की कंपनी भारत में आओ, लाइसेंस राज खत्म कर दिया। कोई भी दोस्तों अब ज़्यादातर जो कंपनियाँ हुआ करती थी भारत में दोस्त, लगभग 17 ऐसी इंडस्ट्री थी, लगभग 17-18 दोस्त ऐसी यानी 17-18 ऐसे उद्योग थे, धंधे, फैक्ट्रियाँ है ना दोस्त, वो गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ करती थी, उनको प्राइवेट कंट्रोल कर दिया गया। एंड जो डिफेंस वगैरह हेल्थ में सब कुछ में खोल दिया गया। एंड दोस्त जो गवर्नमेंट थी उसको प्राइवेट किया गया और ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि भारत के संबंध विदेशों से होंगे, अब हम व्यापार में लेन देन करेंगे दोस्त। इस कंडीशन के बाद यानी कि LPG के बाद भारत के दोस्तों हालात सुधरनी स्टार्ट हो गए। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस 3 पॉलिसी के बाद हमारे संबंध सही हुए। लेकिन दोस्तों फाइनली हम ये चीज़ समझ चुके थे कि रशिया की पॉलिसी ज़्यादा दिन अपनाएंगे समाजवादी तो हालत ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका ने भारत की आर्थिक सहायता की थी दोस्त 1991 में। अब भारत समझ चुका था ये कि अब हमें रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बनाना है। अमेरिका ने दोस्त इस वजह से हमारी हेल्प करी क्योंकि भारत की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थी दोस्त। हमें तो सोना गिरवी भी IMF में रखना पड़ गया था, इतनी दोस्तों हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी इस टाइम। ठीक है, सोवियत संघ के दोस्त विघटन हो जाने के बाद भारतीय विदेश नीति में दोस्तों चेंज आया और कुछ समस्याएं आ गई हमारे सामने। दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी हमारे सामने कि भारत के पास आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा था। भारत का दोस्तों जो भुगतान संतुलन था, जो भारत का जो ट्रेड है वो भी बिगड़ चुका था दोस्त, क्योंकि हम भारत से अंदर तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन है यार, तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम भारत के बाहर देशों से हम सामान तो बहुत ज़्यादा मंगवा रहे थे, लेकिन दोस्त उसको पे करने के लिए हमारे पास पैसे ही कम पड़ रहा था। इस वजह से हम दोस्तों IMF से लोन लेना पड़ा, अमेरिका से दोस्तों सपोर्ट लेना पड़ा। 1991 से पहले यानी कि सोवियत संघ के टूटने से पहले भारत का दोस्त जो ट्रेड हुआ करता था वो मेनली USSR के साथ यानी कि सोवियत यूनियन के साथ हुआ करता था मेनली। ठीक है, बाकी और कंट्रीज़ पे हम बहुत कम फोकस करते थे क्योंकि हमारे संबंध उसके साथ अच्छे थे। लेकिन दोस्त जैसे ये टूट गया हमारे दोस्त, अब हमें अब एक नया कंट्री चाहिए था जिसके साथ हम ट्रेड कर सकें, इसलिए अब भारत समाजवादी कंट्रियों से पीछा छोड़ाकर अब वेस्टर्न कंट्रीज़ दोस्त, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि अब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल एंड दोस्त अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इन कंट्रियों की तरफ हमने अपना रुख
बढ़ाया और वहाँ से अपने अपने व्यापारिक यानी कि ट्रेड रिलेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। तो रूस ने क्या किया, जॉर्जिया पे दोस्तों हमला किया था, और इस हमले के पीछे उसने कारण ये बताया कि जॉर्जिया के अंदर, जो कि ठीक दोस्त ये रूस के आसपास ही है, सारे बॉर्डर से लगे हुए हैं ये, क्योंकि दोस्त अमेरिका जॉर्जिया में और यही अमेरिका यूक्रेन के अंदर दोस्त अपने अड्डे बना रहा था, जैसे कि आज आप देख ही रहे हो। तो रूस ने दोस्त जब जॉर्जिया पे अटैक किया तो रूस ने ये दुनिया को दिखा दिया कि अगर अमेरिका उसके किसी भी आस पड़ोस के देशों पे आके कुछ भी अगर उंगली करता है तो उस देश को उड़ा देंगे हम। तो जॉर्जिया को इसने ऐसे उड़ाया था, और इस तरीके से इसने यूक्रेन को भी आज ऐसे उड़ा रखा है। तो जिस दिन मैं वीडियोस बना रहा हूँ कंडीशन वैसी ही कुछ है। यूक्रेन पे दोस्त आज अमेरिका अगर अड्डा बनाना चाहता है तो रसिया उसको छोड़ेगा नहीं, और ये हालात दोस्तों आज भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, 1995 के अंदर जब दोस्तों रूस ने भारत के साथ फिर से संबंध को बनाने की सोची, तो उस टाइम हुआ ये कि हमारे संबंध उसके साथ अच्छे बने। लेकिन जैसे ही 1998 के अंदर अटल बिहारी की सरकार के द्वारा भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो रसिया ने उसका आलोचना किया। रसिया ने बोला ये गलत कर रहा है भारत। लेकिन दोस्त रसिया हमारा फ्रेंडशिप जो यहाँ पे हमने 1995 में जो रिलेशन हमने ठीक किया था, उसके वजह से इसने बस ये तो कह दिया कि भारत ने ये गलत किया, इसने आलोचना तो कर दी, लेकिन भारत के ऊपर इसने दोस्तों रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, है ना। यानी कह सकते हो कि जो भारत के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि जब भी दोस्तों को परमाणु टेस्ट करता है तो उसके ऊपर ट्रेड रिलेशन रोक दिया जाता है, कोई भी से व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा, तो ऐसा उसने कुछ रोका नहीं रसिया ने। बट इसने ये कहा कि आलोचना किया उसने बात कि नहीं भाई भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, बस उसने ये दोस्तों जरूर कह दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं दोस्त सामरिक संबंधों के नए युग की पुनः शुरुआत, यानी कि अब हमारे जो संबंध होते हैं सामरिक संबंध, जब दोस्तों हथियारों की लेन देन या सिक्योरिटी के लिए हम जो लेन देन करते हैं उसे कहा जाता है सामरिक। ठीक है दोस्त, स्ट्रेटजिक रिलेशंस। देखो दोस्त हुआ क्या, ईयर 2000 का था जब दिल्ली घोषणा पत्र के ऊपर सिग्नेचर किया गया। दिल्ली घोषणा पत्र का दोस्तों मतलब ये था कि भारत के अंदर जो भी अब अमेरिका के साथ जो नज़दीकियाँ हैं हम वो तो बढ़ाएंगे, लेकिन रसिया के साथ अपने जो ट्रेडिशनल ये फ्रेंड है हमारा उसके साथ रिलेशंस और हम बेहतर करेंगे। इसलिए अब एवरी ईयर 2000 के दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया ये कि अब एवरी ईयर रसिया और इंडिया का एक मीटिंग होगा जिसके अंदर आपस में हम बातचीत करेंगे व्यापार के मुद्दे पे, ट्रेड के, डिफेंस के, एजुकेशन के, हेल्थ के मुद्दे पे हम अपना यानी कि सहयोग की बात करेंगे, है ना, कोऑपरेशन की बात करेंगे। ये कहा गया दिल्ली घोषणा पत्र 2000 में। ठीक है दोस्त, व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ दोस्तों संबंधों को मजबूत करने में बल दिया। मैंने दोस्तों आपको ये बताया था जब सोवियत संघ टूटा तो 1991 में बोरिस येल्सिन वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। दोस्तों बोरिस येल्सिन 2000 तक रहे थे, यानी कि 1999 तक रहे थे। 1999 के दिसंबर में उन्होंने इस्तीफा दिया था, और सन 2000 में सन 2000 में दोस्त रूस के यानी रसिया का राष्ट्रपति बन जाता है व्लादिमीर पुतिन, और जो कि अभी तक दोस्त वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने ये कहा है कि भाई जब तक रहेंगे हैं, यानी कि 2032 तक इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि मैं वहाँ का राष्ट्रपति रहूँगा। लेकिन दोस्त कह सकते हो कि वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे लोकतंत्र किस नाम की चीज़ का है, धांधलियाँ पाई जाती है, या ऐसी मतलब कि संविधान में चेंज कर देना भाई, है ना, जैसे कि चाइना ने कर रखा है यार। ठीक है, 2008 में भारत के बीच में दोस्त अब यहाँ से संबंध हमारे गहरे होते चले गए। हुआ क्या, 2008 में भारत में रूस का वर्ष बनाया गया, यानी कि 2008 के अंदर ईयर ऑफ रसिया हमने दोस्तों सेलिब्रेट किया। और इसके ही उत्तर में, इसके ही जवाब में दोस्त 2009 में रूस ने भारत का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ इंडिया बनाया। कब, 2009 में। और 2008 में हमने रूस के लिए सेलिब्रेट किया, एक अच्छा हमारा फ्रेंड है वो। और वैसे ही 2009 के अंदर रूस ने अपने देश के अंदर किया ईयर ऑफ इंडिया, ताकि हम अपने रिलेशंस को और मजबूत कर सकते हैं। 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह मॉस्को गए, यानी कि दोस्त रसिया की दोस्तों कैपिटल जब मॉस्को गए, तो हमारे रिलेशन थोड़े और सही हुए और स्ट्रेटजिक मुद्दे के ऊपर बात की गई, ताकि अपने हम किस तरीके से सहयोग को बढ़ा सकते हैं डिफेंस में। दोस्तों हम बात करते हैं सैन्य संबंध की, मिलिट्री रिलेशंस कैसे हैं हमारे रूस के साथ। देखो दोस्त, जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद विश्व के अंदर इंडिया का रसिया के साथ दोस्तों रिलेशन इतना अच्छा रहा, लगभग 70% जो हमारा डिफेंस का टूल्स है, चाहे दोस्तों S-400 मिसाइल्स हो गए, चाहे दोस्तों अपाचे ले लो, आप जितने दोस्तों बड़े बड़े भयंकर जो आज हमारे पास हथियार हैं मिलिट्री के पास, तो ज़्यादातर लगभग 70% वो आज हमने रूस से ही ले रखे हैं। ये तो ध्यान रखना। इस चीज़ में थोड़ा सा दोस्तों बुरा मुझे ये लगता है कि भारत को भी अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। कभी दोस्तों विश्व में कुछ देखो पता नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, कब कौन बंदा मुकर जाए,
कब कौन दोस्तों दोस्त दुश्मन बन जाए किसी का पता नहीं है। इसलिए भारत को ये सभी टूल्स अब अपने देश में खुद ही बनाना चाहिए। आज दोस्तों हम मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, अब इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इंडिया को हमें खुद सपोर्ट करना चाहिए ताकि ऐसे हथियार मिसाइल्स मिलिट्री के लिए हम अपने देश में बनाएं। S-400 दोस्तों जो मिसाइल है ये रक्षा प्रणाली के लिए भारत रूस से ही खरीद रहा है और काफ़ी सारे मिसाइल्स हमारे अंदर है भी, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हो गया दोस्त, ये रसिया ने ही हमें दिया है, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की दोस्तों आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब भी थी, इतनी ज़्यादा खराब थी दोस्त, वहाँ पे 2 वक्त की रोटी बंदे नहीं खा पा रहे थे। इस वजह से वहाँ की हथियार जो है इंडिया को, और तो चाइना भी खरीद रहा था रसिया से उस टाइम तो यार, तो इंडिया को इसलिए भी खरीदने का एक मजबूरी हो गया था क्योंकि दोस्त वहाँ की जो फैक्ट्री वो बंद होने के कगार पे आ गई थी। तो इंडिया ने वहाँ की हथियार भी इसलिए ही खरीदा ताकि वहाँ की फैक्ट्री बरकरार रहे और वहाँ की गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा मिले, उससे पैसा मिले गवर्नमेंट को। इसलिए दोस्तों वहाँ पे हमने उसके हथियार खरीदना बंद नहीं किए थे, उसके हथियार खरीद ही रहे थे। उसकी हालत भी ख़राब थी उस टाइम तो यार, क्योंकि नया कंट्री बना टूट कर। लोगों के बीच का संबंध क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। देखो क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जब गए थे उस टाइम, यानी जब USSR गए थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने के लिए मॉस्को के अंदर, जो कि दोस्त कैपिटल है रसिया की, वहाँ पे USSR की यानी कि दोस्त आज इस टाइम रसिया जो है, उस वहाँ पे एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करी ताकि आपस में जो कल्चर है वो आपस में लेन देन हो सके। तो कल्चर की दोस्तों बात सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने ही मॉस्को की जब यात्रा की थी उस टाइम कर दी थी। तो उस टाइम से हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। जैसे दोस्त भारत में जो राजकुमार हैं, जो राजकुमार जी की पता यार, मस्त हीरो यार, है ना, तो उनकी जो मूवीज़ है वहाँ रसिया के अंदर यानी कि उस टाइम की USSR में बहुत पसंद की जाती थी, है ना। उज्बेकिस्तान वगैरह के अंदर ये सब उसी के अंदर के राज्य हैं भाई, USSR के राज्य हुआ करते थे, बहुत देखी जाती थी, ठीक है। तो इंडियन कल्चर्स का बहुत पसंद किया जाता था। तो रूस एक लगभग यानी कि जो रसिया के लगभग 20 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे 1500 रूसी विद्यार्थियों को हिंदी की लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो हमारे कल्चर्स वहाँ पे भी प्रमोट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि दोस्त वहाँ पे जैसे कि इंडियन डांस हो गया, ये म्यूज़िक हो गया दोस्त, योगा हो गया, आयुर्वेद हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि है रसिया की, और इसलिए हमारा जो ये रिलेशन है सांस्कृतिक कल्चर का बहुत बेहतर है हमारा रसिया के साथ। 2011 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पे लगभग 150वीं जब जयंती थी तो भारतीय संस्कृति उत्सव बनाया गया वहाँ पे, ताकि भारतीय कल्चर को रसिया के अंदर इम्पोर्टेंस दिया जा सके, और इसका संबंध हमारा बहुत गहरा हो गया। 2012 के अंदर दोस्त रूसी संस्कृति का उत्सव भारत के अंदर बनाया गया, इसके उत्तर में, क्योंकि भारत का रूस ने बनाया था, अब रूस का हमने बना लिया। देखो इससे क्या होता है कि संबंध गहरे होते हैं। अब एक कंट्री का संबंध जब अच्छा होगा दोस्त, वो कंट्री आपको कब काम आ जाए आपको कुछ नहीं पता होगा। इसलिए दोस्त किसी भी इंसान से हमें बिगाड़ना तो नहीं चाहिए, है ना। अब नहीं बात बनती तो दूर रहो, क्योंकि तो अगर बिगाड़ लोगे तो उसी इंसान से कभी हम बोल नहीं पाएंगे। और आज यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी देखा जाता है दोस्त। 15,000 लगभग भारतीय मूल के ऐसे विद्यार्थी हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि 15,000 लोग दोस्तों आज रसिया में निवास करते हैं, रसिया में रहते हैं, जो इंडियंस हैं 15,000 ऐसे हैं यार। अब क्योंकि रसिया में रहना लोग इसलिए कम पसंद करते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ काफ़ी अट्रैक्शन देते हैं उनको, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, जर्मनी, स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे जैसे 2-3 लाख की आबादी वहाँ पर रहती है, लेकिन यहाँ पे 15,000 रहते हैं। मेनली दोस्तों यहाँ पे लगभग 4,500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल की एजुकेशन और तकनीकी संस्थाओं के स्टडी के लिए जाते हैं। आज दोस्तों इस टाइम जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो हमारे जितने भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ पे गए हुए थे उनको दोस्तों आनन फान में बुलाना पड़ा, उनकी जान की खतरा बनी हुई थी वहाँ पे। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मेडिकल की पढ़ाई के लिए इंडिया में लोगों को 1 करोड़ पे देना पड़ जाएगा फीस के रूप में, वही दोस्तों वहाँ पे 20-25 लाख में हो जाता है। तो ऐसे देश इसलिए भारत के लोगों को अट्रैक्शन देते हैं और वहाँ पे लोग जाते हैं भी पढ़ने के लिए यार। अगर यही चीज़ सेम अगर भारत में कर दिया जाए तो लोगों को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे देश के लोग भारत में ही पढ़ेंगे और जो पैसा बाहर जाता है वो भारत में ही रह जाएगा। दोस्त इसके लिए मोदी जी ने ये कहा था सभी जो भी मेडिकल की स्टडी करवाते हैं कि अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुला जाए और जो फीस है उस पर कंट्रोल किया जाए। फिर भी दोस्त इसमें भारत में बहुत टाइम लग जाएगा। तो भारत के अंदर एजुकेशन एक सिर्फ धंधा बन के रह चुका है, सिर्फ व्यापार है। आज दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे हैं जो IAS की तैयारी तो करते हैं, तैयारी करने के बाद वो IAS बन जाए तो ठीक है, वो टीचर बन जाते हैं। अब IAS बन भी गए दोस्त तो भी वो टीचिंग की लाइन में आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि सेफ जोन है, पैसा धमाल है। आज दोस्तों ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां, एजुकेशन सेक्टर दोस्तों एटेक कंपनी बन चुकी है पूरी, आज बहुत बड़ा, मतलब कि अरबों का दोस्तों आज कह सकते हो कि इसका भी कंट्रीब्यूशन है आज देश की, मतलब कि GDP के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो एटेक कंपनी पूरी बन चुकी है।
तो इस तरीके से मेडिकल की स्टडी भारत में सस्ती हो जाए तो लोग बाहर नहीं जाएंगे यार। जान के खतरे को कब खतरा आ जाए, रशिया यूक्रेन जैसा दोस्तों घटना देख लो, वही दिक्कत हो जाएगी फिर तो। चलिए आर्थिक मुद्दे की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात करते हैं। देखो शीत युद्ध जब चल रहा था दोस्तों उस टाइम, तो उस टाइम भारत का यूएसएसआर के साथ लगभग 20% का ट्रेड हुआ करता था। यानी कि मान लो अगर दोस्तों इंडिया को 100% कहीं से माल लेना है तो इंडिया अकेला यूएसएसआर से सिर्फ 20% माल सिर्फ अकेला यूएसएसआर से लेता था, 80% कहीं और से। लेकिन अकेला देख सकते हो, बाकी कहीं से 2%, कहीं से 5%, कहीं से 6%, लेकिन अकेला 20% सिर्फ यूएसएसआर से लेता था। इसलिए हमारे जो रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन, वह यूएसएसआर के साथ काफ़ी दोस्तों बेहतर थे। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हो गया उसके बाद जो भारत और रूस के जो संबंध है वह व्यापारिक संबंध तो बने, लेकिन दोस्त ये उतने नहीं बने जितने वेस्टर्न कंट्री के साथ। आज दोस्त भारत का रसिया के साथ जो ट्रेड रिलेशन है वो 10 अरब है, यानी कि दोस्त कह सकते हो 10 बिलियन डॉलर का है। 10 बिलियन डॉलर दोस्तों ये बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेनली जो रसिया के साथ ट्रेड होता है भारत का, वो भारत की सरकार करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है, कोई भारत की प्राइवेट कंपनीज नहीं करती। वहाँ पे प्राइवेट कंपनी को दोस्त वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है, जाती नहीं है। प्राइवेट कंपनी कहाँ जाएगी? स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी जाएगी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जाएगी। उनको वहाँ फ़ायदा लगता है, उनको वहाँ पे दोस्त लोगों को अट्रैक्शन करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, इस तो पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे दोस्तों ट्रेड हमारा बहुत कम है वहाँ का। ठीक है, लेकिन इस ट्रेड को अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बढ़ाया जाए 10 बिलियन डॉलर से। अब इसको बढ़ाकर भारत और रूस के बीच में जो संबंध है ट्रेड का, 2025 तक इसको 30 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया है। तो रूस कच्चे हीरे के लिए दुनिया भर के अंदर फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कच्चे हीरे का उत्पादन किया जाता है दोस्त। और नेचुरल तेल पता है आपको यहाँ पे दोस्त, इसके यहाँ पे तेल निकलता है, तो ये तेल का भी सबसे बड़ा दोस्त कह सकते हो, मतलब कि तेल का भी ये तेल भी बेचता है। तो भारत लगभग दोस्त अपना जो 1% तेल है वो रसिया से ही लेता है। अब बात करते हैं कि व्यापारिक संबंध यहाँ पे इतने अच्छे हमारे क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारतीय जो व्यापारी हैं वो साउथ ईस्ट कंट्रीज से अपने रिलेशन बनाना चाहते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, है ना, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, इन सब से चाहते हैं वो। और यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, हंगरी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं मेरे दोस्त, ऑस्ट्रिया हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे रिलेशन है, बट ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंट है, वो यूरोप में नहीं आता। ठीक है, एंड दोस्तों अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका से हो गया, है ना, जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील हो गया, मैक्सिको हो गया, चिली हो गया। तो इन सब से हमारे अच्छे संबंध हैं ट्रेड को लेकर। ठीक है, तो हम सब इन सब को प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू रसिया के। रूसी दोस्तों जो भाषा है वो भारतीय लोगों को कम समझ में आती है, और जो वहाँ के कानून है, रशियन जो लॉज है, उसकी भी जानकारी इंडियंस को इतनी नहीं है। ठीक है, जितनी यहाँ की है लोगों की। एंड रूसी जो अर्थव्यवस्था है दोस्त, अभी भी वो तेल और गैस पर ही डिपेंड है, इसलिए कह सकते हो कि लोगों का वहाँ पे अट्रैक्शन कम है अभी, क्योंकि वहाँ के जो मेनली जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो तेल और गैस पे ही चलती है। मेनली जो पैसा आता है दोस्त रसिया को, वो तेल बेचकर और गैस बेचकर कहाँ बेचता है भाई? जो अपने कंट्रीज़ को बेचता है। भारत जैसे जो तेल का बहुत बड़ा आयातक देश है दोस्तों, भारत जो बहुत यानी कि इम्पोर्ट करता है तेल को, भारत जैसे कंट्री को दोस्तों वो तेल बेचकर पैसा कमाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? कश्मीर मुद्दा। दोस्तों कश्मीर के मुद्दे पे भारत का हमेशा से इसने समर्थन किया है। इस चीज़ में हमेशा अप्रिशिएट करेंगे रूस का और यूएसएसआर का भी। तो सुरक्षा परिषद के अंदर जब कश्मीर के मुद्दे पे जब भी कोई भी बात नेगेटिव वाली आती है तो दोस्तों रसिया यानी कि यूएसएसआर ने उस पर भी वीटो कर दिया था। आज भी दोस्तों रूस भी उसके ऊपर वीटो कर देता है। रूस ने दोस्तों कश्मीर के मुद्दे पर ये कहा है कि जो भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है तो इससे कश्मीर को परेशानी होती है, और इसके लिए इसने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भारत का सपोर्ट की बात कही है। और 1999 में दोस्त 1999 के अंदर जब कारगिल के दोस्तों मुद्दे पे भारत का इसने स्पष्ट रूप से समर्थन किया तो हमारी दोस्ती और यहाँ पे गहरी हुई थी इस टाइम। दोस्त आतंकवाद के मुद्दे की बात करते हैं हम। देखो जैसे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का मामला आपको पता है कि दोस्त वहाँ पर आतंकवादी अटैक या आतंकवादी दोस्तों हमले से वो हमेशा से ही ग्रसित रहता है। वहाँ पर ये सारे आए दिन घटनाएँ होती रहती हैं। अब दोस्तों वहाँ पे मामला ठीक है जब से उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और धारा 370 हटाया गया है। कुछ मामला पहले से ठीक हुआ है दोस्त। वही जम्मू कश्मीर जैसा ही सेम रूस के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है चेचन्या। चेचन्या जैसे कि रूस में दोस्त रूसी मूल के लोग रहते हैं, लेकिन चेचन्या राज्य के अंदर सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं। अब इन मुस्लिम लोगों का ये कहना है, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी मुस्लिम है, कि रूस से चेचन्या को अलग कर दो भाई, हम चेचन्या में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे ये लोग आतंकवादी एक्टिविटी करते हैं।
इस आतंकवादी एक्टिविटी की वजह से ये चाहते हैं कि चेचन्या को रूस से अलग करो। ये अलगाववादी दोस्तों आंदोलन की मांग करते हैं, हम रूस से अलग होना चाहते हैं चेचन्या को लोग। और इस चेचन्या लोगों को शांत करने के लिए ही रूस ने यहाँ पर अटैक किया है, हमले दोस्तों करवाता रहता है वो। और ये चेचन्या के लोग क्या करते हैं, तो रसिया में अटैक करते हैं, यानी कि कह सकते हो कि देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, 2001 में जब आतंकवाद को दोस्तों रोकने के लिए आपसी समझौता किया गया, किसके बीच में, इंडिया और रसिया के बीच में, क्योंकि दोस्त रसिया चेचन्या से परेशान है और दोस्तों भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना के द्वारा जो इंटरफेयर किया जाता है उसके वजह से भारत परेशान है। तो दोनों का मामला, इससे मुद्दा अलग अलग है, यानी दोस्तों कह सकते हो कि जगह अलग अलग है, बट मुद्दे दोस्तों वहाँ पे सेम ही यहाँ पे हैं। ठीक है, 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ, दोस्त रूस ने इसकी कड़ी आलोचना करी और ये कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पे हम भारत के साथ हैं। तो इस तरीके से अफगानिस्तान में जब आतंकवाद को जो समाप्त करने के लिए परस्पर सहयोग के मुद्दे पे दोनों सहमत हुए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना होता दोस्तों क्या है, अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प दे तो पाकिस्तान भारत में ऐसी तैसी करवाए भाई, है भारत में भाई ये अटैक करता है, सीतू को ऐसी करता था भाई। लेकिन अब क्या है, इस टाइम दोस्तों क्या है, अफगानिस्तान में अगर आतंकवाद आ गया तो वो आतंकवादी कश्मीर के अंदर भी उत्पात मचा देंगे। जब तालिबान अफगानिस्तान में आया था, तालिबान का शासन आया था, तो उस टाइम इसी चीज़ की दोस्तों डिबेट हुआ करती थी, अगर आतंकवादी यानी कि तालिबानी आ गया अफगानिस्तान में तो अब अफगानिस्तान यानी तालिबानी क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर में दोस्तों भी वहाँ पे है उत्पात मचाएंगे, क्योंकि दोस्तों तालिबानी पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, वो दोनों एक हैं और ये दोनों ही दोस्त भारत के दुश्मन हैं। अब दोस्त ये क्या करते, भारत में उत्पात मचाते। इसलिए सोवियत संघ उस टाइम से ही हम आतंकवाद के दोस्त हमेशा से विरोध में रहे हैं और दोनों का सपोर्ट रहा है। अब रसिया ने ये कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने से, यहाँ के अफगानिस्तान में आतंकवाद की वजह से कश्मीर में प्रभावित होगा। दोस्त दोनों ही ने, यानी कि आपको पता है कि दोस्त भारत में कश्मीर और रूस में चेचन्या, इस दोनों के मुद्दे की वजह से रूस और भारत दोनों एक मत हो जाते हैं आतंकवाद को ख़त्म करने के मुद्दे पे। बात करते हैं दोस्तों परमाणु का मुद्दा। 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद सभी पश्चिमी देशों द्वारा परमाणु कार्यक्रम पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये कहा गया कि जो भी परमाणु टेस्ट किया रहा है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा और भारत में भी दोस्तों यही हुआ, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। दोस्त यूएसएसआर ही ऐसा मात्र कंट्री था जिसने हम पे ये कहा कि हम भारत के साथ हैं, भारत ने कोई चीज़ गलत नहीं किया भाई, और इसने भारत के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया और जो ट्रेड रिलेशन थे दोस्त 1974 में वो करते रहा हमारे साथ। 1991 के बाद रूस के द्वारा जब भारत के समर्थन नहीं किया गया तो उस टाइम दोस्त हमारे दिल पे चुपी थी, क्योंकि जब हमने 1998 में जब दोस्तों किया हमने अपना टेस्ट, तो उस टाइम रूस ने हमारा अपोज किया था। तो रूस ने भारत पर एनपीटी पर, दोस्तों आपको पता है ना एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1967 में दोस्तों ये संधि हुई थी और इस संधि पे जो सिग्नेचर कर देगा वो कभी भी इन फ्यूचर टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो रूस ने भी दोस्तों एनपीटी पे हमें साइन करने के लिए मतलब कि दबाव बनाया, प्रेशर किया कि इंडिया भी एनपीटी पे सिग्नेचर करे। दोस्त हमने भी इस टाइम रूस की बात नहीं मानी और हमें इस पर सिग्नेचर नहीं किया। हम इस पर दोस्त सिग्नेचर कर देते तो 1998 में हम क्या टेस्ट नहीं कर पाते। दोस्तों फाइनली फिर भारत ने क्या किया, यानी रूस ने भारत को जो क्रायोजेनिक दोस्तों जो इंजन है जो काम आता है यार हमें मतलब कि न्यूक्लियर में, वो इसने हमें देने से मना कर दिया। थोड़ा हमसे भाई इसके संबंध बिगड़ गए। फाइनली दोस्त रूस ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का समर्थन नहीं किया जब हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया। रूस ने ये ज़रूर कहा कि भारत को ये नहीं करना चाहिए, भारत ये गलत कर रहा है, लेकिन जब बारी आई भारत के ऊपर इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन लगाने की, भारत से व्यापार बंद करने की, तो दोस्तों रूस ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों उसने नहीं किया, तो आपको रूस को ये खुद पता है कि वो 1998 में खुद नया बना है, 8 साल हुए हैं उसको अभी पैदा हुए। अगर दोस्तों भारत के साथ अगर वो ऐसा करता है, बात जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, जो डिफेंस टूल्स के रूप से लेता है, जो वहाँ पे भारत के लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, अच्छा खासा उसका अमाउंट उससे मिलता है, जो तेल हमसे खरीदते हैं, तो रूस हमारे साथ दुश्मनी नहीं कर सकता था। इस वजह से उसने कहा कि हम आर्थिक प्रतिबंध भारत पर नहीं लगाएंगे। हाँ, भारत ये कर रहा है तो गलत कर रहा है, जिससे दोस्तों अमेरिका और इन सब ने हल्के में लेकर निकाल दिया। दोस्त नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सिविल परमाणु क्षेत्र में सहयोग यानी कोऑपरेशन इन द सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब दोस्तों हुआ ये कि रूस ने भारत की हेल्प करी कुंडनकुलम परियोजना के तहत। ये दोस्तों परियोजना ये थी कि भारत के अंदर परमाणु संयंत्र लगाने के लिए रूस भारत की हेल्प करेगा, न्यूक्लियर ईंधन देगा हमें। दोस्तों परमाणु ईंधन देने वाला भारत का सबसे बड़ा दोस्त जो हम इंपोर्ट करते हैं भारत
भारत कहाँ से, रसिया से दोस्तों भारत इंपोर्ट करता है परमाणु ईंधन, है ना, जैसे कि हम परमाणु यानी कि जो न्यूक्लियर में दोस्त ऐसे तो है नहीं, उसको फोड़ देंगे उसमें परमाणु ईंधन डालना पड़ता है, तो हम कहाँ से लेते हैं, वो रूस से लेते हैं दोस्त। हाँ, रूस ने ये भी कहा, देखो भारत अपने पूर्वी तट के पास लगभग 6 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएगा। देखो परमाणु जो बम होता है उसको फोड़ने के लिए उसमें रिएक्टर लगाना पड़ता है, तो छोटा सा दोस्तों रिएक्टर होता है। अब वो रिएक्टर जब नहीं होगा तो हम उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, फोड़ ही नहीं पाएंगे उस परमाणु बम को। तो वो दोस्त लगभग 6 ऐसे रिएक्टर, नए ऐसे 6 रिएक्टर दोस्तों रसिया ने कहा कि हम भारत को देंगे, और इस तरीके से कुंडनकुलम परियोजना के तहत दोस्त आगे चल के हमारे कोई डिबेट होने लग गए, यानी कि डिस्प्यूट हो गया। हुआ क्या दोस्त, ये कहा रसिया ने कि अगर भारत को हम रिएक्टर देते हैं या अगर भारत के साथ हम कोई ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह या न्यूक्लियर ईंधन देते हैं, अगर इंडिया के अंदर कोई ऐसी घटना हो जाए दोस्त, जैसे अपने आप कभी कभार ये कुछ जो यहाँ पर रिएक्टर लगा होता है तो वहाँ पर कभी कभार आग लग जाती है, फट जाता है, कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ के अगर लोग मरते हैं या वहाँ पे कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो इससे दुनिया भर की कंट्री रसिया को ब्लेम करेंगे। तो रसिया ने दोस्त यहाँ से थोड़ी सी भारत ने नाराजगी दिखाई, लेकिन भारत ने क्या किया, 2015 के अंदर दोस्त परमाणु उत्तरदायी विधेयक एक पास कर दिया, और इस विधेयक के पास करने के बाद जो विवाद थे वो खत्म कर दिया। भारत ने ये कहा कि ऐसे कभी घटना हो जाती है, पहली तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऐसी घटना कभी हो ना, अगर हो भी जाती है दोस्त तो ऐसे लोगों को हम मुआवजा देंगे, और मुआवजा देके हम मुद्दे को हम ठीक करेंगे। तो इस वजह से दोस्त हमारा मामला यहाँ पे ठीक हुआ। 2017 में दोस्तों एनएसजी मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऐसे कंट्रीज जो कि एनर्जी के ग्रुप के मेंबर है, और ये आपस में जो न्यूक्लियर ईंधन है, न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि दोस्त कह सकते हो जो परमाणु का बिजली षड्यंत्र में यूज़ करने के लिए आपस में लेन देन करते हैं। तो जो अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, है ना, परमाणु दोस्त ऊर्जा चाहिए, तो हमें एनएसजी का मेंबर बनना पड़ेगा। दोस्त हम आज तक एनएसजी के मेंबर नहीं बन पाए हैं, लेकिन रसिया भी सपोर्ट करता है कि हम एनएसजी का मेंबर बन जाए, अमेरिका भी सपोर्ट करता है, ब्रिटेन फ्रांस भी सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्त ये शर्त रखी गई है, जो भी एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है उसने एनपीटी, मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था ना एनपीटी जो 1967 में हुआ था, इस पर जो सिग्नेचर कर देगा वो आगे चलकर परमाणु टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं कर रखा, और एनएसजी में शामिल होने के लिए एनपीटी पे सिग्नेचर किया होना चाहिए। लेकिन दोस्त भारत ने ये भी कहा, आपको पता होना चाहिए कि दोस्त फ्रांस भी एनएसजी का मेंबर है और उसने भी एनपीटी पे सिग्नेचर नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले तो भारत का मामला ही कुछ अलग है, सभी कंट्री चाहते हैं भारत इसमें शामिल हो जाए, लेकिन दोस्त जब तक सभी कंट्री ये नहीं चाहेंगे कि सभी हो जाए शामिल, है ना, यानी कि मान लो कि उनमें से कोई एक भी बोल देगा तो भारत शामिल नहीं हो सकता इसमें। और दोस्तों वो है चीन ने कहा कि एनपीटी पे सिग्नेचर नहीं किया है भारत ने, इसलिए भारत को शामिल नहीं कर सकता एनएसजी के अंदर। दोस्त इसके ऊपर मामला चल रहा है अभी भी, हम चाहते हैं कि हम इसमें शामिल हो जाए, इसके वजह से दोस्त हमें जो परमाणु एनर्जी है वो मिल पाएगा, और दोस्तों बिजली संयंत्र के अंदर हम वो काम कर पाएंगे, ठीक है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान दोस्त ये चारों कंट्री चाहते हैं भारत एनएसजी में शामिल हो जाए। बस दोस्तों ये चीन ही है, इस चीन के पूरी चीन ही निकालनी पड़ेगी हमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा। देखो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, दूसरी सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का नाम है इंडिया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है दुनिया भर के अंदर, अपनी अर्थव्यवस्था को जो बढ़ाने वाली है दोस्त वो है भारत की अर्थव्यवस्था। और भारत को अपनी इस बढ़ती अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए क्या होगा, तेल चाहिए, क्योंकि दोस्त हमारे पास तेल नहीं है, और दुनिया में भारत सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्रीज़ के लिए। अब हुआ क्या दोस्तों, भारत को तेल के लिए रसिया जैसे कंट्री पे, वो मिडल ईस्ट वाले कंट्री पे उसको डिपेंड होना पड़ता है। जैसे भारत का दोस्तों मेनली सारा तेल वो ईरान से ही लेता है ना, एंड दोस्त 1% तेल हम रसिया से भी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो क्षेत्रीय मुद्दा। देखो रूस का चीन के साथ संबंध अब थोड़े से अच्छे होते जा रहे हैं। तो कोविड के बाद का जो हम टाइम देखेंगे आज के इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, तो रसिया चीन की तरफ झुकता जा रहा है। अब उसके पास लगता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, चीन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक विश्व शक्ति बन रहा है वो आगे, आपको पता है इस टाइम तो। और चीन अमेरिका दुश्मन है, रूस अमेरिका का दुश्मन है, तो चीन दुश्मन है, तो अब सोच रहा है कि दुश्मन को दुश्मन दोस्त बना लो भाई, है ना। अब रूस चाहता है कि अमेरिका के दुश्मन को दोस्त बना लो, और चीन भाई अमेरिका का दुश्मन, इसलिए अब चाहता है कि रूस और जल्दी लिखो, तो सब रूस चाहता है कि अमेरिका के दुश्मन को दोस्त बनाओ, और अमेरिका का दुश्मन है चीन। अब चीन की तरफ वो आगे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और दोस्त अब क्या हो रहा है, जैसे कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं अब उन सब पे, यानी दोस्त अगर रसिया है,
और जो चाइना है, ये दोनों आपस में मिल के ही काम ले रहे हैं। दोस्तों अगर देखे हुए तो दक्षिण चीन सागर जो है उसके ऊपर भारत हमेशा लिबर्टी की बात करता है कि जहाँ वहाँ से जो भी नौसेना जाएगी या नौ वाहन वहाँ से निकलेगी वो लिबर्टी हो वहाँ पे। लेकिन जो चाइना के मुद्दे पे रसिया समर्थन कर रहा है, यानी कि जो हिंद चीन सागर है ना दोस्त, उस पूरे महासागर के ऊपर चाइना चाहता है अपना कब्जा करना, और इस कब्जे को रसिया सपोर्ट कर रहा है। भारत दोस्तों इसके अगेंस्ट में है। तो इस तरीके से रसिया का झुकाव अब चीन की तरफ होता जा रहा है। दोस्तों भारत के द्वारा तालिबानियों का समर्थन नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। लेकिन दोस्त रूस का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के बजाय ISIS मुख्य खतरा है, यानी कि दोस्त ये तालिबान का सब अपोज ना करके ये IS का दोस्तों अपोज कर रहे हैं, जबकि दोस्तों तालिबान भी सेम उसी तरीके से दुनिया के लिए खतरा है दोस्तों, क्योंकि आतंकवादी ही संगठन है ये भी। देखिए संघाई सहयोग संगठन SCO, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि दोस्त तजाकिस्तान जो कि मिडिल ईस्ट का यानी कि मिडिल कंट्री, मध्य एशिया का देश, और इसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भारत चाहता है तजाकिस्तान में एक गैस पाइपलाइन बिछा देना और वहीं से जो डायरेक्ट भारत के अंदर तेल आएगी, क्योंकि दोस्त तजाकिस्तान के ज़मीन में तेल निकलता है। तो तजाकिस्तान में भारत ने दोस्तों एक वायु सैनिक अड्डे का निर्माण करने का प्रस्ताव भी रखा है, और दोस्तों यहाँ पे हम अपना एक वायुसेना का एक अड्डा बना रहे हैं, और वहाँ से हम एक गैस पाइपलाइन भी निकाल रहे हैं। कहाँ से? तजाकिस्तान से। तो संघाई सहयोग परिषद SCO इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना में उन देशों को शामिल किया गया जिसमें चीन है, प्लस जो भी तेल उत्पादक कंट्री जहाँ पे तेल होता है उन कंट्री को शामिल किया गया, और दोस्त भारत भी SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन का मेंबर बन गया। इसका दोस्त मेन जो मकसद है वो है आतंकवाद को ख़त्म करने की बात करना, पृथकतावाद और कट्टरतावाद को ख़त्म करना, इनके अगेंस्ट में लड़ाई करना। दोस्त भारत भी इस संगठन का SCO का मेंबर बन गया है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो मेनली इसके अंदर मध्य एशिया के जो देश हैं वो इस SCO के अंदर शामिल है, SCO जो संगठन है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का संगठन है। तो किसका है? ब्राज़ील का है, रसिया का है, इंडिया का है, चाइना का है और साउथ अफ्रीका का है। तो इस तरह के दोस्तों ये 5 कंट्री जो है ये ब्रिक्स नामक संगठन के मेंबर हैं। ब्रिक्स विश्व बैंक के द्वारा जो भी डेवलपिंग देश हैं उनकी हेल्प दी जाती है। अमेरिका के दोस्तों प्रभुत्व पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए ब्रिक्स को बनाया गया है, क्योंकि ये 5 देश आपस में वर्ल्ड की सबसे बड़ी, अगर दोस्तों ये 5 देश आपस में मिल जाए तो अमेरिका कुछ नहीं है इन 5 देशों के सामने। इसमें दोस्तों इंडिया, रूस और चाइना जो सबसे बड़े हैं, ये तीनों वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इनकी तरह। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। महाशक्ति की आकांक्षाएं क्या है? देखो व्लादिमीर जो पुतिन है वो 4थी बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं रूस के। तो रूस और अमेरिका के बीच में जो टकराव है वो बढ़ता जा रहा है। रूस स्वतंत्र दृष्टिकोण अपना रहे हैं, लेकिन जो यूक्रेन का मुद्दा है उसके वजह से आक्रमण बढ़ता जा रहा है। हुआ क्या? देखो यूक्रेन ने जब नज़दीकियाँ बनाई अमेरिका के साथ, क्योंकि दोस्तों आप देखोगे मैप के अंदर तो ये दोस्तों रसिया है, तो जस्ट यहाँ पे दोस्तों यूक्रेन है, और जो आपके बॉर्डर का कंट्री हो और उस बॉर्डर वाले कंट्री पे कोई दुश्मन आके बैठ जाए तो इस वाले कंट्री को भाई दुख तो होगा ही होगा। जब जैसे नज़दीकियाँ बनाया दोस्तों उस टाइम भी दोस्तों आप समझ सकते हो 2014, 15, 16 के टाइम भी इसका संबंध खराब ही रहा। और इस टाइम जब इसने यूक्रेन पर अटैक किया दोस्तों, क्रीमिया के ऊपर इसने कब्जा कर लिया। दोस्तों क्रीमिया यूक्रेन के ठीक इस पार्ट में है, और इस पार्ट पे भी आज किसका? रसिया का कब्जा हो चुका है। और दोस्तों आपको पता है इस टाइम भी यूक्रेन ने अमेरिका के दोस्त कहने पे आज युद्ध तो कर ली, लेकिन वो झेल नहीं पाया इसको। लेकिन फिर भी यार वो डटा पड़ा है, अपनी हिम्मत दिखा रहा है इस टाइम। फिर भी यार यूक्रेन को समझना चाहिए कि कोई भी अपने दुश्मन देश के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है यार। जब वो रसिया के बगल में ही है तो क्यों अमेरिका को यहाँ पे बुला रहा है? कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा। बेस्ट मुद्दे की दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल इश्यूज़ की। देखो भारत और रूस दोनों का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण बिल्कुल इक्वल है। सुरक्षा परिषद के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं, क्योंकि 5 ही लोग पूरी दुनिया यूएनओ को चला रहे हैं, 5 ही कंट्रीज। तो ये बिल्कुल कहीं ये लोकतंत्र नहीं है, कहीं कोई डेमोक्रेसी की चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए रूस पे चाहता है कि डेमोक्रेसी आए, और रूस चाहता है कि भारत को भी इसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। आंतरिक मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री के द्वारा किसी और कंट्री में। जैसे दोस्तों अमेरिका कभी ईरान में करता है, कभी सीरिया इराक में करता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो दोनों इस मुद्दे पर सहमत हैं। आतंकवाद और नशीले पदार्थों का व्यापार जो करते हैं देश, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। दोनों कंट्री इस मुद्दे पर भी सहमत है। यूएनओ का समर्थन करते हैं ये कि यूएनओ ऐसा संगठन है जो विश्व में शांति फैला सकता है, बट देशों को सपोर्ट करना चाहिए। रूस ने दोस्तों किस पे? गोर्स्कोव नामक युद्ध
जल पोत की कीमत दोस्तों 1.5 बिलियन डॉलर बढ़ाने का निर्णय लिया था। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, जब रूस की कंडीशन ख़राब थी तो उस टाइम रूस ने बड़े दामों पे हमें, जब इसने अपनी जलपोत बेचने की सोची तो उस टाइम भी हमने इसके जलपोत को खरीदा बड़े दामों पे, ताकि हम रूस की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। तो रूस हमारा कह सकते हो कि सपोर्टर है, और ये हमारा एक जब टाइम आया दोस्तों इसने हमारा सपोर्ट किया है, लेकिन संबंध जो यूएसएसआर के साथ थे उस तरीके के नहीं रहे। ठीक है, जो गोरस्कोप का समझौता भारत ने उस समय किया था जब रूसी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त में थी, संकट आ चुकी थी। देखो 2000 के बाद रूस और चीन के संबंध तेज़ी से बढ़ते चले गए। चीन के द्वारा दोस्तों रूस से हथियार खरीदने लगा, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि जो चीन है अब वो भी रूस से हथियार खरीदने लग गया। अब वही हथियार तो दोस्तों एक टाइम रूस भारत को बेचा करता था, अब वही हथियार रूस चीन को बेचता है, और दोस्तों ये चीन उस हथियार को पाकिस्तान को बेचता है, पाकिस्तान उस हथियार को यूज करता है भारत के अंदर आतंक फैलाने के लिए। तो ये दोस्तों जो मकर जाल चल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। रूसी अर्थव्यवस्था दोस्तों तेल और गैस पे तो डिपेंड है पूरी, इससे को बेच बेच के वो पैसा कमाती है। मेनली दोस्तों तेल पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही है चीन और रूस के बीच में, जो कि दोस्तों भारत के लिए खतरा है। चीन अगर रूस दोस्तों आपस में मिलते हैं, बढ़ते हैं, तो वही हथियार अगर तो चीन को मिल जाएगा तो चीन तो दोस्तों अपने हथियार पाकिस्तान को दे देगा। अब ये पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में और दोस्तों भारत के अंदर आतंक फैलाने में यूज करता है, तो भारत में दोस्तों शांति फैलाने में अल्टीमेटली रूस भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते बिल्कुल भी ऐसा कि चीन और रूस आपस में मिले। दोस्त हुआ क्या, तो चीन इस टाइम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन का संबंध वो भी उस तरीके से गहरा होता जाता है ना। अब दोस्तों पाकिस्तान की हरकतें और औकात तो चीन को भी दिख रही है कि पाकिस्तान पूरा खोखला है। जिस देश के पास खाने के लिए भी पैसा ना हो, जो भीख मांगने के लिए भी कटोरा ना हो, तो वो उस देश की औकात अब क्या रह जाएगी। देश की गवर्नमेंट ने अपनी हाल ऐसे बना रखी है, और करो आतंकवाद को सपोर्ट और मारो दोस्तों हमारे भारतीय सैनिकों को, बदला तो दोस्त ऊपर वाला ही लेगा। देखिए 2015 में रूस के द्वारा पाकिस्तान को भी दोस्तों सैनिक सहायता दी गई, और भारत रूस के जो संबंध है उसका दोस्तों इस पे प्रभाव पड़ गया, क्योंकि जब 2015 में सपोर्ट किया रूस ने पाकिस्तान को डिफेंस टूल्स देकर, तो हमारे संबंध यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कैसे बिगड़ने स्टार्ट हो गए थे। बट लेकिन दोस्तों 2012 में भारत के लिए हथियारों का जो निर्यात करने वाला जो सबसे बड़ा देश अमेरिका बन चुका था। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो मेनली जो अब डिफेंस टूल्स आता है दोस्तों वो अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गया, है ना, जर्मनी हो गया, मेनली दोस्तों फ्रांस और अमेरिका कह सकता हूँ। ठीक है, भारत रूस जो संबंध है इसमें दोस्तों अमेरिका की एंट्री करते हैं हम, फिर समझते हैं इसको। आज दोस्तों इस टाइम जो हमारे 60% जो हमारी सैन्य टूल्स हैं, सैन्य सामग्री है, वो दोस्तों रूस से ही भारत को मिलता है। आज इस टाइम भी S-400 दोस्तों मिसाइल हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, सब वहीं से मिला है हमें। देखो रूस को ग्रुप 8 से निकाल दिया गया है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पहली बात तो आपको बता दोस्तों, भारत का जो सबसे नज़दीक का जो साझेदार बन चुका है ट्रेड में भी, जो सिलिकॉन वैली के अंदर वहाँ पे लोग काम करते हैं, गूगल में को लोग काम कर रहे हैं, तो अमेरिका दोस्तों वह नज़दीकियाँ बड़ी है, और अमेरिका और भारत का दोस्तों संबंध गहरा हो चुका है। भारत और अमेरिका दोस्तों अगर देखा जाए और जापान, इनके बीच में जो संबंध गहरे हुए हैं ये दोस्तों क्वाड की वजह से हुआ है, क्योंकि क्वाड के मेंबर में 4 कंट्री भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सामरिक और व्यापारिक समझौते या व्यापारिक बढ़ावे के लिए आपस में एक मिले हुए हैं। अमेरिका और जापान के दोस्तों बीच जो संबंध है, सामरिक जो संबंध है, वो दोस्तों चीन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से अमेरिका और जापान एक दूसरे के दोस्त हैं, बट चीन नहीं है दोस्त। भारत और रूस और चीन की बात हम करते हैं, ठीक है, हम इनकी एंट्री करते हैं। देखो 1960 और 1990 के बीच में जो टाइम चल रहा है यार, रूस और चीन के बीच मतलब कि आपस में कह सकते हो दुश्मनी थी, संबंध सही नहीं थे इस टाइम 1960 से लेकर 1990 तक, किसके बीच में, रूस और चीन के बीच में। बट जो शीत युद्ध जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद चीन के संबंध रूस के साथ बेहतर होते चले गए, और रूस का सबसे बड़ा दोस्तों सामरिक भागीदार चीन बन गया। सामरिक भागीदार का मतलब होता है चीन अपने ज़्यादातर जो हथियार हैं वो रूस से खरीदता है, ठीक है। तब दोस्तों जो 400 बिलियन डॉलर के गैस पाइपलाइन का दोस्तों समझौता हुआ है चीन और रूस के बीच में। अब रूस क्या कर रहा है, अपनी गैस पाइपलाइन बिछा रहा है रूस में। अब इसके वजह से चीन और रूस की दोस्तों नज़दीकियाँ बढ़ते जा रही है। रूस और पाकिस्तान की बात करते हैं। देखो अमेरिका द्वारा रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा चुका है अभी इस टाइम भी, जब यूक्रेन पे वैसे अटैक किया उसने, तो रूस का दोस्तों झुकाव चीन की ओर है, क्योंकि अब उसको एकमात्र कंट्री लग रहा है चीन जो उसके इस खराब कंडीशन में उसका साथ दे सकता है। 2017 में
पहली बार दोस्तों रूस के द्वारा पाकिस्तान को भी सैन्य हेलीकॉप्टर दिए गए और चीन पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों ये चीन, पाकिस्तान और रूस इस टाइम भारत के लिए खतरा बन जाएंगे अगर ये तीनों मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत के द्वारा अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी दोस्तों हमारे जो हथियार हैं वो खरीदे जाते हैं। तो मेनली मैंने आपको बताया दोस्तों, अब भारत रसिया से कम सोच रहा है कि अब जो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, मेनली दोस्तों इजराइल हो गया। इजराइल तो भाई है तबाही मचा देगा भाई। ये अब हम समझते हैं यूक्रेन संकट, यूक्रेन क्राइसिस। देखो, यूरोपीय संघ के टूट जाने के बाद वहाँ पर जितने भी अलग अलग राज्य निकले, अलग अलग जो देश बने, उन सभी देशों के अंदर दोस्त जो सोवियत संघ के जो नेटिव लोग थे वही रहा करते थे। यूक्रेन ठीक बॉर्डर से लगा हुआ है रसिया के, और वो अगर अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनके साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता है, तो इससे रूस को दिक्कत होती है। अब रूस अगर मना करता है, जैसे कि दोस्त यूक्रेन चाहता था नेटो में शामिल हो जाए, और अमेरिका नेटो में शामिल करना चाहता था यूक्रेन को, अगर नेटो में शामिल हो जाएगा दोस्त यूक्रेन, तो अमेरिका की सैनिक यूक्रेन में आ जाएगी, और किसी दुश्मन देश की सैनिक यूक्रेन में आ गई तो दोस्त इससे रूस को खतरा हो जाएगा। तो रूस चाहता था यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, बट अब वो नहीं मान रहा था। फाइनली दोस्त उस पर अटैक करना पड़ा। दोस्त क्रीमिया भी उसके हाथ में चली गई, काफ़ी सारे दोस्त कब्जे भी उसने कर लिए रसिया ने। तो इस तरीके से रूस चाहता है अब जितने भी यूएसएसआर के टाइम पर जितने भी उसके पार्ट हुआ करते थे, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जो जॉर्जिया हो गया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड दोस्त यूक्रेन, इन सबको वो फिर से अखंड रूस बनाना चाहता है वो, है ना। यानी कि जो अब रूस का दोस्तों सपना ये है कि जो यूएसएसआर के टाइम पे जो 15 राज्य हुआ करते थे, उन सबको ये फिर से आपस में मिलाना चाहता है, और फिर से उन सबको रूस में मिलाना चाहता है, और एक तरीके से अब सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। तो रूस की दोस्तों ये जो तरीका है, ये कहीं से दोस्त ये बिल्कुल गलत सा लग रहा है। कहीं पे वो अटैक, जैसे रसिया पे, तो रसिया जो है दोस्तों अगर यूक्रेन पे अटैक करता है वो, तो उसमें बहुत भोले भाले लोग मर जाते हैं, इनका कोई कसूर ही नहीं है इस युद्ध के अंदर। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। तो मेनली दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 1954 में रूस के द्वारा दोस्तों क्रीमिया को यूक्रेन को सौंप दिया गया था। ध्यान रखना, जो रूस है उसने क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया था 1954 में, लेकिन दोस्तों फिर से उसने 2014, 15, 16 में जैसे अब संबंध खराब हुए, तो फिर से उसने कब्जा करके यूक्रेन से तो क्रीमिया छीन लिया। अब इसकी लड़ाई यूँ ही चलती रहती है। अगर भारत की हम दृष्टिकोण की बात करें रूस के प्रति में, तो पहले बता दें तो भारत ने हमेशा से मिडल की कंडीशन को अडॉप्ट किया है। हमने ये कभी नहीं कहा कि रूस कभी गलत कर रहा है, क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशनल फ्रेंड है वो। ठीक है, भारत और दोस्तों रूस का जो संबंध है वो हमेशा फ्रेंडशिप के रहे हैं। अभी भी दोस्त मोदी जी वहाँ पे जाते हैं या व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। बहुत गहरे मित्र हैं वो, जोशीले के साथ मिलते हैं। ठीक है, डिफेंस की वजह से और कच्चे तेल के व्यापार की वजह से। भारत ने दोस्तों यूक्रेन की एकता और अखंडता की बात कही है, और वहाँ पे जो भी ये समस्या चल रही है उसको शांतिपूर्वक समाधान करने की बात कही है। हमने ये कहा है कि रूस को जल्द से जल्द ये जो युद्ध कर रहा है, जो अटैक कर रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए और शांतिपूर्वक पीसफुली उसको सॉल्व करना चाहिए, ताकि किसी को इसका नुकसान ना हो। दोस्तों तो यूक्रेन संकट के बाद जो भारत और दोस्तों रूस के जो संबंध है थोड़े चुनौतीपूर्ण हुए हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि भारत रूस संबंधों का प्रभाव भारत अमेरिकी संबंधों पर अब पड़ रहा है, क्योंकि दोस्त जैसे ही रूस ने जब ये हरकतें करी, तो रूस चाहता था कि भारत सपोर्ट करे रूस का, बट हमने खुल के नहीं किया, और अमेरिका चाहता था कि भारत खुल के बोले कि रूस गलत कर रहा है, तो हमने ये भी नहीं कहा दोस्त, हम न्यूट्रल रहे। तो इस वजह से रूस का थोड़ा जो कह सकते हो कि जो नज़दीकियाँ हैं या हम पे जो ट्रस्ट है वो लगता है उसको कम होता गया। ठीक है, तो उसको इस चीज़ में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। बट हम दोस्तों हम कहें अपने भारत की, तो भारत देखो हमेशा से हम किसी भी एक कंट्री का खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दोस्तों एक नियम है, अगर हम खुल के कंट्री का सपोर्ट कर देंगे तो हम उस ग्रुप का बन जाएंगे। इससे हमारे इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा भी ग्रुप होगा तो हमारा दुश्मन बन जाएगा। बट भारत का एक कंसेप्ट ये है कि हम दोस्तों दुश्मन तो बनाना ही नहीं चाहते, दुश्मन को भी दोस्त बनाना चाहते हैं। दोस्त इस टाइम जब यूक्रेन में जब ऐसी घटनाएं चल रही है, तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दोस्तों इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है रूस पे। तो आज दोस्त हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, और अमेरिका का रेस्ट्रिक्शन लगा देने के बाद भी दोस्तों हम पे अब प्रेशर डालने के बाद भी आज दोस्त रसिया के साथ रूस और भारत का संबंध अच्छे चल रहा है, और हम अच्छे से उससे ट्रेड भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, तेल भी ले रहे हैं, सब कुछ चल ही रहा है हमारा। तो हमारे इसके साथ कोई बिगड़ा नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत और यूएसएसआर के संबंध बहुत बेहतर थे, एक परंपरागत हमारा मित्र था। और दोस्त यूएसएसआर के विघटन हो जाने के बाद भी रसिया के साथ हमारे संबंध दोस्त अप और डाउन हुए, बट हमारे संबंध बेहतर हैं उसके साथ भी। बट दोस्त यूक्रेन के मुद्दे पे हमने उसका खुल के सपोर्ट नहीं किया,
तो उसके वजह से दोस्त थोड़ा सा नाराज़गी मन में आया उसके। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि रसिया और अमेरिका जो आपस में इनकी जो है ना जो कटुता होती है, हम उनमें शांत करने की हमने कोशिश करी है। अगर कोई विवाद होता है तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुल तरीके से उसको सोल्व किया जाए। आई होप दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के जो स्लाइड्स है इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और जो नोट्स है उसकी भी लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी दोस्तों कुछ डाउट्स हो तो कमेंट से पूछ सकते हो। जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।